Now student, we'll just try to derive the mathematical term for this Bohr's postulate, and as you know this MVR एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमने पोस्टुलेट 2 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स एज दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स। और उसमें हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था कि सपोज एनी ऑफ द बॉडी विच इज हैविंग द मास m एंड दिस कंसिडर एज अ रेडियस and this mass m body moves on a circular path with velocity v. So mass is considered as a m, velocity is considered as a v, and this is a radius. So tangent का मतलब क्या है? Angle between this is known as tangent, and that is the angular momentum. So एंगुलर मोमेंटम। सो यहाँ पर हमने ये पोस्टुलेट 2 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज mvr, या तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। ये हमने पोस्टुलेट 2 में पढ़ा था स्टूडेंट। तो अब हम इसके लिए कि कौन सी वेलोसिटी से, मतलब ये वेलोसिटी किस तरह से और रेडियस कैसे डिराइव करते हैं, वो हम थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए है। सो कूलम्स लॉ शोज द रिलेशन ऑफ द moving electron with the nucleus. So here I am writing that according to Coulomb's law, Coulomb's law के हिसाब से अगर हम रिलेशन देखते हैं तो F is equal to F is a electrostatic force of attraction K Z square by R square। अब स्टूडेंट यहाँ पर K जो है वो है कांस्टेंट है, और आगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हम F इज इक्वल टू कंसिडर कर सकते हैं mv² फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ ऐसे मैंने बताया कि k इज ए कांस्टेंट, सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारी k की वैल्यू। अब अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए F इज इक्वल टू mv²/r कंसिडर करते हैं, तो ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है वो 1 में हम F की वैल्यू पुट ऑन कर रहे हैं स्टूडेंट। सो देयरफॉर यू गेट mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r²। ये यहाँ आपको मिल रहा है स्टूडेंट। अब हमें v² मतलब हमें फाइंड क्या करना है, मैंने बोला हम वेलोसिटी के लिए ये मैथमेटिकल टर्म्स डिराइव कर रहे हैं, तो मुझे v² चाहिए स्टूडेंट। सो v² के लिए हम क्या करेंगे, ये टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। सो देयरफॉर v² इज इक्वल टू, ये r ऊपर चला जाएगा, सो kZe² और ये r कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर r नहीं लिख रही हूँ मैं, तो नीचे हो जाएगा mr।
यहाँ से एक आर कट हो गया, तो यू आर विद द ओनली सिंगल आर. नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. By putting the value of equation 2 in equation 1 or by combining equation 1 and 2, you get equation number 3. Now here according to the Bohr postulate, बोहर के postulate ने क्या बताया था स्टूडेंट्स के जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π होना चाहिए. तो यहाँ पर से हमें v की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट. सो v इज इक्वल टू, अगेन वी रीअरेंज दिस, सो v इज इक्वल टू NH/2πmr, 2πmr. और अगर इसको स्क्वायर करें, बिकॉज हियर वेलोसिटी इज स्क्वायर, तो हम यहाँ पर v स्क्वायर करें. सो देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, हमारे पास में जो है उसमें 2 का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर. तो यहाँ पर ये आपको इक्वेशन नंबर 4 मिला. नाउ इफ वील जस्ट जॉइन दिस बोथ इक्वेशन नंबर 3 and 4 और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट इन दोनों के साथ में. एक आपके पास में है यहाँ पर n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू k z स्क्वायर अपॉन m r. अब k की वैल्यू हम 1 करते हैं, सो k इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, तो इसे हम कंसिडर करते हैं यूनिट उसके हिसाब से. तो k की वैल्यू यहाँ हम 1 सपोज कर रहे हैं स्टूडेंट. फिर से रीअरेंज दिस इक्वेशन नंबर 5. और अगर मुझे यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, रेडियस के लिए हमने पहला वेलोसिटी फाइंड किया, अब रेडियस पे जाते हैं. सो ये r की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है. तो मैं r को अगर तो r इज इक्वल टू ये n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि ये m और यहाँ से m जो है वो कट हो गया स्टूडेंट. तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, और ये आपका रिमेनिंग जो है वो ZE स्क्वायर. तो ये यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है r के लिए. सो r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर ZE स्क्वायर. यहाँ पर अब h जो है h इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, h is equal to Planck constant, n is equal to as we know शेल KLMN, उसमें n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है. और उसी तरह से E जो है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन ये जो चार्ज है वो चार्ज के लिए हम कंसिडर करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ E. और उसी के ऊपर से हमने मतलब ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम का पोस्टुलेट नंबर 2 था उसमें से हमने
ये वैल्यू r की डिराइव की. सो देयरफॉर हियर यू कैन से दैट r is directly proportional to the n square. r is directly proportional to n square. ये आप यहाँ से, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पर e जो z की e की वैल्यू है वो कांस्टेंट है 4 पाई, तो ये भी हम कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट. तो इसीलिए हमने ये वैल्यू हम कह सकते हैं कि r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है. अब रेडियस के फाइंड करने के बाद हम जाते हैं स्टूडेंट कैलकुलेशंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट. सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझते हैं बोहर्स ऑर्बिट में, और दैट इज ऑफ द वेलोसिटी. नाउ एज वी नो स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई. ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, और उसके ऊपर से हम v की वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिएक्शन को रीसफल करके. सो v इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई m r. नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. स्टूडेंट आगे हमने जो r की वैल्यू फाइंड की थी, r इज इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वो r की वैल्यू हम यहाँ पर अगर पुट ऑन करते हैं तो क्या मिलता है. सो v इज इक्वल टू, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ r ऑन इक्वेशन 1 एंड द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. सो ये वैल्यू यहाँ पुट ऑन कर रहे हैं. सो NH अपॉन, यहाँ पर हमारे पास में जो है उसमें से 2 पाई m, और अब r की वैल्यू पुट ऑन करनी है तो 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो है वो ऊपर चला जाएगा. सो मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये n स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे आएगा, मल्टीप्लाई n स्क्वायर एच स्क्वायर. इसको अगर हम कैंसिल आउट करके प्रॉपर वैल्यू करते हैं तो यहाँ से ये n कट हो जाएगा, ये h कट हो जाएगा स्टूडेंट. पाई की वैल्यू में से पाई एक कट हो गया, और 2 2 ज़ा 4 रहा आपके पास में. सो नाउ हियर यू कैन से दैट v इज इक्वल टू 2 पाई जेड स्क्वायर, 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन, नीचे आपके पास में यहाँ पर है एन एच. एन एच. So from this we conclude that V is directly proportional to Z.
V is directly proportional to Z। यहाँ पर हम अगर ये सभी की वैल्यू रखते हैं तो पाई की वैल्यू, फिर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ये सब रखते हैं तो हमारे पास में V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z मिलता है। आगे जब हमने स्टूडेंट पढ़ा उसके अंदर हमारा रेडियस जो था वो n² को, मतलब नंबर ऑफ n को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल एंड वेलोसिटी इज directly proportional to Z. Student, you can understand this clearly? Student, the postulate of the Bohr's model, the fourth postulate tells you something about the energy is emitted or absorbed when the electron jump from one energy level to another energy level. So I am just trying to explain you student the fourth postulate of Bohr. As we know, this is the nucleus. Here we have proton which is a positive charge and neutron which is having the no charge, and electron moves around this nucleus in their circular path. So this is the path. It is known as stationary path also. It is known as shell also, and it is known as orbit also. So this is the path in which electron moves as per the postulate number 1. So this path K, L, M and so on. Here the value of K here, N is equal to 1, N is equal to 2, N is equal to 3 and so on. So student, this is our nucleus and the electron revolves around it in this circular path. जो हमने आगे के पोस्टुलेट में पढ़ा था उसके हिसाब से मिनिमम एनर्जी लेवल मीन्स जो न्यूक्लियस के नज़दीक में है दैट इज़ नोन एज द मिनिमम एनर्जी लेवल, एंड जो सबसे दूर है दैट इज़ नोन एज द मैक्सिमम एनर्जी लेवल. सो इन मिनिमम एनर्जी लेवल, minimum energy level, electron maximum can be accommodate two electron हम accommodate कर सकते हैं, while in the maximum energy level the number of electron can be accommodate it is 8. So maximum electron can be accommodate 8. तो सबसे नज़दीक जो है के शेल उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो मैक्सिमम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. वो हम आगे देखेंगे स्टूडेंट. पर अभी हमारा जो फोर्थ पोस्टुलेट का डायग्राम है उसके लिए हम बात करेंगे. तो उसमें if energy is supplied to an electron, now suppose if we are talking about the electron, this electron it is revolving, this electron is revolving in the L shell. L shell में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. Now suppose this electron gets energy from somewhere outside by any of the radiations.
So what happens, student? While revolving, this electron absorbing energy, it absorb energy and gets excited So while moving, it just come to the higher energy level. तो फिर वो घूमते घूमते हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है. ये हमें यहाँ पर समझना है स्टूडेंट. सो हियर सपोज I'll take n is equal to 2. हम n is equal to 2 के लिए बात कर रहे थे. So if I'll take n is equal to 2, then energy for the same is considered as a E2. And by absorbing the energy, it just goes to the n equal to 3. This is n equal to 3. So it goes to n equal to 3. And for the same, we consider it as a E3. So now here student, the value of delta E, मतलब कि कितनी एनर्जी उसने अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट की है या तो एब्जॉर्ब की है. अब यहाँ हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, एमिट की बात नहीं कर रहे हैं अभी. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज डेल्टा ई. सो वी कैन कंसिडर इट एज अ, वो कौन से शेल में से कौन से सेल में गया. सो that is a initial one and it is a final one. So final one is considered as a E3 minus initial one, it is considered as a E2. E2 में था और एनर्जी एब्जॉर्ब करके E3 में चला गया है. So that is due to the absorbs energy. अब सपोज हम आगे बात करते हैं कि उसने यहाँ रिवॉल्विंग करते करते whatever the energy is absorbed, that will be released. मतलब वो ख़त्म हो गई. that electron lose the energy, और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो फिनिश हो गई. so again that electron comes to its original state, means that is known as n is equal to 2. so अब फिर से हम देखते हैं उसको कि वो n इज इक्वल टू जो हमारा था 3, उसमें से वो n इज इक्वल टू 2 में फिर से वापस आ जाता है, while losing the energy. while losing the energy. so अब इस टाइम पे स्टूडेंट डेल्टा ई जो रहेगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. तो इनिशियल वो कहाँ था, वो इनिशियली जो था वो E3 में था और E3 में से वो E2 में चला गया है स्टूडेंट. तो वहाँ पर होगा E2 फाइनल माइनस इनिशियल E3. so this is the difference of the energy level when the electron gets excited by absorbing the energy or when electron emit the energy. so this amount of energy, this is delta E is equal to E3 minus E2 and delta E is equal to E2 minus E3 is given the difference of the energies of two energy level concern, जिसके भी साथ में वो concern है. we have taken the example for n is equal to 2 and n is equal to 3. in place of there may be a chances this can be for 1 and 3 also. hope so student, this may be very much clear to you.